नेक्स्ट थ्योरी इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय हैरी हेस। इससे पहले हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी देखी थी। उसमें हमने देखा था कि कैसे मैग्मा में कन्वेक्शन करंट्स की मूवमेंट हो रही है और उन मूवमेंट्स की वजह से ही कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। जो उसी को बेस लेकर, उन कन्वेक्शन करंट्स को बेस लेकर हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग मीन्स ओशन का जो फ्लोर, जो सी फ्लोर है वो एक्सपैंड हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ हमने देखनी है। सेम कॉन्सेप्ट है राइजिंग लिम्ब और फॉलिंग लिम्ब का, जिसकी वजह से मैग्मा का आउटपोर हो रहा है। ठीक है, इसका बेस क्या था कि पहले जैसे हमने देखा था, अगर ये कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं, मैग्मा चैम्बर में ओशन करंट्स की, कन्वेक्शन करंट्स की मूवमेंट्स हो रही हैं। उन मूवमेंट्स की वजह से मैग्मा का यहाँ पर प्रेशर बिल्ट हो रहा है, वो कलेक्ट यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। जब भी प्रेशर बिल्ट हो रहा है तो फिर वो आउटपोर होके बाहर आ रहा है, मतलब कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सेम कॉन्सेप्ट ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस जगह पर अब हमारे ओशंस की बात हो रही है। मैग्मा जो हमारा लिथोस्फीयर है उसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही तो पार्ट नहीं है ना, ओशंस क्रस्ट भी उसका एक पार्ट है। तो जो भी ओशन क्रस्ट के अंदर हो रहा है उससे उससे रिलेटेड ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है। ठीक है, जब ये अगर ये वाला सेम चीज़ जो कॉन्टिनेंट्स पे हो रहा था, अगर वो सेम चीज़ ओशंस में हो रहा है और मैग्मा बाहर आ रहा है, प्रेशर लगाकर मैग्मा अगर बाहर आ रहा है, तो पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से वो मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ तो इस एरिया में ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही मैग्मा इकट्ठा हुआ सॉलिडिफाई होने के बाद, तो ये रिजेस की फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स अगर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की बात करें, अगर डाइवर्जेंस होती है मैग्मा की कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, तो उस केस में वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। और अगर वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो ओशंस में रिजिस की फॉर्मेशन होगी। और ये चीज़ पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज़ से प्रूव भी हो चुकी है कि ओशन का जो फ्लोर है वो कॉन्टिनेंट्स से ज़्यादा डाइवर्स है। ओशंस में ज़्यादा रिलीफ फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर्ड टू हमारे कॉन्टिनेंट्स। तो इन्हीं रिजिस को ही हम आगे हमने देखा भी था ना, या हमें ये भी पता है कि अटलांटिक ओशन में मिड ओशनिक रिजिस हैं। ये इसी की वजह से ही हैं जो कन्वेक्शन करंट्स की मूवमेंट्स मैग्मा चैम्बर में हो रही है और मैग्मा आके ऊपर सॉलिडिफाई हो रहा है। उसकी वजह से अटलांटिक ओशन में मिड ओशनिक रिजिस की ही फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब तो ये हुआ कि एक केस में कि मैग्मा बाहर आया, रिजिस की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद ये वाला वेंट क्लोज हो गया, ये वेंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब विद टाइम फिर से मैग्मा ऊपर आ रहा है, मैग्मा ऊपर आता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैग्मा का प्रेशर बिल्ड होता जाएगा, प्रेशर बिल्ड होने की वजह से वो फिर से बाहर आने की ट्राई करेगा। अब जैसे ही मैग्मा फिर से बाहर आएगा, जो ऑलरेडी ये वाली रिजिस बनी हुई थी, तो ये इनको ऑपोजिट साइड में पुश करेगा। तो उससे क्या होगा, ये वाली जो रिजिस बनी होगी आगे मूव कर जाएंगी, ये आगे मूव कर गई और जो न्यू मैग्मा था इस जगह पर आके फिर से सॉलिडिफाई हो गया। न्यू मैग्मा फिर से आके यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया, तो यहाँ पर नई रिजिस की फॉर्मेशन होती जाएगी। तो ऐसे करते करते एक रिजिस की पैरेलल रेंज बन जाएगी। तो उसी को ही हम मिड ओशनिक रिजिस बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओशंस के मिड में ही मिलती हैं, एक्सेप्ट पैसिफिक ओशन, क्योंकि पैसिफिक ओशंस की जो रिजिस हैं उसके ईस्ट साइड है पैसिफिक ओशन की। बाकी जैसे अटलांटिक ओशन की जो रिजिस है ना वो उसके मिड में है, तभी इसको मिड ओशनिक रिजिस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नए वाला मैग्मा है सॉलिडिफाई होता जाएगा, जो पुराने वाले मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो पुरानी रिजिस बनी है उनको ऑपोजिट डायरेक्शंस में पुश करता जाएगा। तो इसी वजह से फिर मिड ओशनिक रिजिस की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर ये सेम चीज़ होती रहेगी
ऐसे तो ओशन का फ्लोर जो होगा, ओशन का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनका साइज़ छोटा होता जाएगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता तो नहीं है ना। इसी वजह से ही हैरी हेस ने ये सोचा कि अगर एक साइड पर मिड ओशनिक रिजेस की फॉर्मेशन से अगर एक साइड ओशन का फ्लोर और ओशन का साइज़ बड़ा हो रहा है, तो एट द सेम टाइम दूसरी ओर क्या हो रहा है कि अगर लैंड वाला एरिया है, लैंड वाले एरिया की साइड कहीं ना कहीं ओशन जो क्रस्ट है उसकी सबडक्शन हो रही है। इट मीन्स कि अगर इसी डायग्राम को अगर हम लेके चलें, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। अगर एक साइड यहाँ से मैग्मा ऊपर गया, सॉलिडिफाई हुआ पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से, यहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। फिर से पुराने वाली रिजेस को उसने पुश करा और नए वाली रिजेस की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई। लेकिन ओशंस के साथ लैंड्स भी तो है ना, तो वो कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट हुआ। और हमें ये पता है कि जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो इन नेचर बसाल्टिक होती है, और बसाल्टिक क्रस्ट हमेशा ओशनिक, इसी वजह से ही ओशन की क्रस्ट हमेशा डेंसर होगी एज कम्पेयर्ड टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसी वजह से हैरी हेस ने क्या कहा कि अगर एक साइड रिजेस की फॉर्मेशन हो रही है तो दूसरी साइड ओशनिक क्रस्ट की सबडक्शन हो रही है। एक साइड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसकी वजह से मिड ओशनिक रिजेस की फॉर्मेशन हो रही है, और दूसरी साइड एट द सेम टाइम ओशनिक क्रस्ट की सबडक्शन भी हो रही है। और अगर सबडक्शन हो रही है तो उस सबडक्शन वाले एरिया को ट्रेंच का नाम दिया उसने। उसने क्या कहा कि अगर मिड ओशनिक रिजेस पर नई फॉर्मेशंस हो रही हैं तो ट्रेंचेस पर ओशन क्रस्ट है जो वो सबडक्ट कर रही है, और सबडक्ट होकर वो अगेन एस्थेनोस्फीयर का पार्ट बन जाएगी और अगेन वो मैग्मा खुद बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक टाइम पर फॉर्मेशन हो रही है और दूसरी साइड पर डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स का साइज़ कम नहीं हो रहा है और ना ही ओशंस का साइज़ बड़ा हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हैरी हेस ने दिया। उसके एविडेंसेस उसने क्या दिए, उसने क्या कहा कि पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज़ से ये पता चल चुका है कि जो ये ओशनिक रिजेस बन रही हैं वो यंगर हैं एज़ कम्पेयर्ड टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो फॉर्मेशंस होती हैं, ये यंगर हैं। अगर ये वाली रिजेस हैं, इनकी एज जो कॉन्टिनेंट्स पर हमारी फॉर्मेशंस हैं उससे ये यंगर है एज में, ठीक है। और यहाँ पर ये भी प्रूव हो चुका है कि मिड ओशनिक रिजेस पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर जितनी ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी इट मीन्स कि उतना ही ज़्यादा लावा सरफेस पर बाहर आएगा, उतना ही ज़्यादा सॉलिडिफाई होगा और उतनी ही रिजेस की फॉर्मेशन होगी। और जैसे जैसे हमें पता है कि जो न्यू वाला लावा है वो पुराने वाले को आगे आगे पुश करता जाएगा, पुश करने की वजह से इसकी एज हमेशा ही यंगर होगी, और जो इस साइड वाली चली गई, जितनी जितनी वो कॉन्टिनेंट्स के पास जाती जाएंगी उतनी उनकी एज भी पुरानी होती जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, जो मिड ओशनिक रिजेस पर अर्थक्वेक का फोर्साई होता है, उनका जो फोकस होता है वो शैलो होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थक्वेक का फोकस मिड ओशनिक रिजेस पर अर्थक्वेक का अगर फोकस शैलो होगा तो वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ या फिर अर्थक्वेक आने के चांसेस भी तो ज़्यादा होंगे ना। अगर ज़्यादा होंगे इट मीन्स वहाँ पर मैग्मा भी ज़्यादा बाहर आएगा। इसी वजह से ही तो मिड ओशनिक रिजेस लेंथ में हमारे जो कॉन्टिनेंट्स पर फॉर्मेशंस हैं, जितनी भी माउंटेन्स, उसके कंपेयर में इनका साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा है। ख़ास करके अटलांटिक ओशन जो रिजेस हैं वो अराउंड 78,000 किलोमीटर हैं, बहुत ज़्यादा लंबी है ये, ठीक है। और उसके बाद जो अगर ये मैग्मा बाहर आता जाएगा, मान लीजिए ये ओशन सरफेस है, विद टाइम इतना ज़्यादा मैग्मा का प्रेशर बन गया कि ऊपर ऊपर वो बिल्ड होता जा रहा है, बिल्ड होते होते वो एक टाइम पर अगर वो बाहर ही आ गया, ये ओशन का फ्लोर था, जो रिजेस थी इतना ज़्यादा मैग्मा का प्रेशर बना कि वो रिजेस साइज़ में बड़े होते होते बाहर आ गई, तो उससे क्या होगा, आइलैंड की फॉर्मेशन होगी।
एग्जाम्पल क्या है इसकी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो मिड ओशनिक रिजेस की ही एक बाहर आया हुआ पार्ट है एक, ठीक है। और ये भी एक इसकी ही इसका एक एविडेंस है कि हाँ जो मिड ओशनिक रिजेस हैं एक तो वो यंगर हैं और ऊपर से वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसी वजह से ही सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये ओशनिक जो क्रस्ट होती है वो डेंसर होती है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा वो डेंसर होती है, तो वो नीचे सबडक्ट हुई जा रही है, वो एट द सेम टाइम उसकी डिस्ट्रक्शन भी हुई जा रही है और वो मैग्मा खुद बने जा रही है। तो इसकी वजह से वो कॉन्टिनेंट्स का साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सॉरी, वो कॉन्टिनेंट्स ओशंस का साइज़ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और कॉन्टिनेंट्स का साइज़ श्रिंक नहीं हो रहा है। दूसरा रीज़न इसका दूसरा एविडेंस इसका पेलियोमैग्नेटिज्म स्टडीज़ भी हैं। पेलियोमैग्नेटिज्म क्या है कि इससे प्रूव क्या हुआ कि जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल है, मतलब उस अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा बार चेंज हुए हैं। जैसे जैसे ये रिजेस बनी है, ये वाली जो रिजेस बनी है, हमें पता है कि जो ओशन फ्लोर है उसमें जो रिजेस हैं वो हमेशा बसाल्टिक नेचर की हैं। और बसाल्टिक होने का क्या मीनिंग है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, ठीक है। और जो भी ये जो रिजेस बनी है पैरेलल वाली रिजेस बनी है, इनकी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक मटेरियल्स से ही अलाइन होते हैं। और जब इनकी पेलियोमैग्नेटिक स्टडी हुई तो इससे क्या पता चला कि ये जो अगर ये वाली ऑपोजिट साइड वाली देखें, ये इन दोनों का इनकी मैग्नेटिक पोलैरिटी नॉर्मल होगी और इन दोनों की मैग्नेटिक पोलैरिटी सेम होगी, रिवर्स्ड में होगी, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ना तो इनकी ऑल्टरनेट मैग्नेटिक पोलैरिटी होती रहेगी। ये भी एक एविडेंस रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। अच्छा, एक कन्वेक्शन करंट थ्योरी में एक चीज़ और रह गई थी कि आगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई ही क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन करा कि क्या गारंटी है कि जो कन्वेक्शन करंट से हीट प्रोड्यूस हो रही हैं वो सफिशेंट है कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट के लिए। ये भी तो हो सकता है ना कि वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर ही ना पाएँ, ये एक लिमिटेशन उसकी रह गई थी। आप ये चीज़ को भी नोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।